नमस्कार। मैं सिंगापुर से संध्या आप सभी का विश्व हिंदी सचिवालय तथा वैश्विक हिंदी परिवार के इस आयोजन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय तथा वैश्विक हिंदी परिवार हिंदी भाषा के भिन्न पक्षों को लेकर के भाषा के बल्कि मैं कहूँ भिन्न पक्षों को लेकर हर रविवार आयोजन कर रहा है, जिसमें कई विमर्श हो रहे हैं, गोष्ठियां हो रही हैं और कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिन पर कार्य योजना बन रही है और निकट भविष्य में उस पर कार्य आरंभ होगा। आज की इस कड़ी में हिंदी शिक्षण विमर्श की इस कड़ी में हम विषय लेकर आए हैं हिंदी व्याकरणिक परंपरा का इतिहास। और इस सुंदर व्याख्यान के लिए, इस सुंदर विषय के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी वक्ता के रूप में डॉक्टर कविता वाचकनवी आचार्य जी, जो कि ह्यूस्टन से जुड़ रही हैं। और दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी, जो जर्मनी से हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमें प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी का, मॉरिशस से विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी का सानिध्य मिल रहा है इस कार्यक्रम के लिए। ये कार्यक्रम 1 है और इसके बाद दूसरा कार्यक्रम होगा। साथ ही तकनीकी सहयोग में मोहन बहुगुणा जी, श्रद्धा, शीतल सभी का सहयोग है। इसके साथ ही राजेश जी का, शैलजा जी का, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, इसका संचालन करने के लिए लिस्बन से हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर शिव कुमार सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। वे लिस्बन विश्वविद्यालय जो पुर्तगाल में है उसके भारतीय अध्ययन केंद्र, कला संकाय के भारतीय अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं और पिछले 12 वर्षों से लगातार हिंदी और भारतीय संस्कृति और इतिहास का शिक्षण कर रहे हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है हम सभी के लिए कि प्रथम हिंदी पुर्तगाली शब्दकोश का उन्होंने निर्माण किया है। तो एक भाषा की एक धरोहर को आगे बढ़ाने का, सीखने की एक धरोहर को आगे बढ़ाने का इतना सुंदर कार्य उन्होंने किया है। विदेशी भाषा शिक्षण किस प्रकार से हो, विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण किस प्रकार से हो, इस पर उनके दर्जनों आलेख उपस्थित हैं जिनका हम संज्ञान ले सकते हैं। उन्होंने कई सम्मेलनों में प्रस्तुतियां दी हैं और उनकी प्रस्तुतियां बहुत अधिक सराही गई हैं। कई प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पुर्तगाली के अल्पकालिक पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं का भी उन्होंने आयोजन किया है। इसके साथ ही पिछले वर्ष 2019 में उन्होंने लिस्बन में अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया और उस आयोजन में हम में से कई लोग उपस्थित थे और उसका जो स्तरीय कार्यक्रम जो हुआ था वो एक हिंदी सम्मेलनों के लिए एक उदाहरण के रूप में उसे हम मान सकते हैं। तो बड़े ही आदर के साथ मंच संचालन के लिए मैं शिव जी को आमंत्रित करूंगी। सावन का महीना है और शिव आए और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और बाकी सबका परिचय दें। शिव जी म्यूट हैं आप। माफ कीजिए। तो एक बार फिर से नमस्कार सभी गुणीजनों को और संध्या जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि शब्दों में कोई कंजूसी नहीं की उन्होंने तारीफ करने में। शायद अगली बार मुझे कहीं मौका मिले तो मैं भी करने की कोशिश करूंगा। तो आज के विषय की ओर चलते हैं। तो आज के विषय में जो है हिंदी व्याकरण की जो परंपरा है उस पे हमारी बातचीत है। और हिंदी व्याकरण की परंपरा, किसी भी व्याकरण की परंपरा का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है कई कारणों से। तो एक तो हम जो है कि हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में देख रहे हैं और इस पे हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में सीखने सिखाने का प्रयत्न जो है कि अभी 21वीं शताब्दी का नहीं है। ये खोज काल जब शुरू हुआ, खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी से, तब से ही शुरू हुआ था। और उसमें पुर्तगाल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब वास्को द गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की, कई बार ये समुद्री रास्ते की वाले जो ये 3 शब्द हैं इनको हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने भारत की खोज की। तो खैर, लेकिन अभी नए समय में जो नए पुर्तगाल से भी जो विद्वान आ रहे हैं वो मानते हैं कि उन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की, भारत की खोज नहीं की। तो उस खोज के दौरान
व्यापार के दौरान, वहाँ अपनी व्यवस्था और शासन स्थापित करने के दौरान बहुत सारी जरूरतें थी जो भाषा से के जरिए ही पूरी हो सकती थी। और उनको अगर हम सिर्फ उन चीजों का अगर अध्ययन करें, चाहे वो जो है कि जहाँ पे पूरा लेखागार हैं या जहाँ पे संग्रहालय हैं, वहां जाके हम अध्ययन करें वेबिनारा हो रहा है तो तो उसके जरिए भी जो है कि सिर्फ हम भाषाई मुद्दों को समझने की जो है हमें समझ नहीं पड़ती, बल्कि हम उसके जरिए हम ये भी देख सकते हैं कि क्या उस समय जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, कैसे क्या काम हो रहा था। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है और इस पे आजकल खासकर यूरोप में काफी काम हो रहा है। और अगर जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, बल्कि वो जानते होंगे कि एक आजकल एक नई टर्म का जो है एक तरह से आविष्कार हुआ है, मिशनरी लिंग्विस्टिक्स। क्योंकि अभी बहुत कुछ समय पहले तक मिशनरी लिंग्विस्टिक्स को लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में इस पर भी काफी काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ईसाई, खासकर जो पादरी थे, जो वहाँ पे जो किसी भी, चाहे फ्रांस से हो, चाहे पुर्तगाल से हो, चाहे डच हॉलैंड से हो, वहाँ से जो भी जेजुइट्स वगैरह जाते थे, उन्होंने भाषा के ऊपर जो भी चीजें लिखी हैं उसके ऊपर भी काफी जो है अध्ययन हो रहा है। खासकर इटली में काफी काम हो रहा है इस पे, फ्रांस में काफी काम हो रहा है। और भट्ट जी और कविता जी अपने शायद प्रस्तुतियों के दौरान इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि इस पे और क्या क्या काम हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। तो हम हर एक क्षेत्र को आज तो हम नहीं देख सकते, तो इसलिए हमने आज हिंदी को चुना है। और हिंदी में भी हमने हमारे जो दो विशेषज्ञ हैं उन दोनों का बहुत बहुत आभार, डॉक्टर कविता जी और डॉक्टर भट्ट जी दोनों का। तो हम पहले जो है कि कविता जी को आमंत्रित करेंगे, उसके बाद भट्ट जी को। और इसका कारण ये है कि कविता जी 12वीं शताब्दी से शुरू कर सकती हैं कि जो हिंदी या हिंदी अपभ्रंश, जिसको भी, इस पे भी एक जो है कि द्वंद्व की स्थिति रहती है कि हम उसे अपभ्रंश समझें, उसे हिंदी समझें, उसे पाली समझें। तो इस पर भी प्रकाश आना जो है जरूरी है। और उसके बाद जहां से कविता जी छोड़ेंगी तो खासकर 17वीं शताब्दी से भट्ट जी उसको आगे ले जाएंगे। तो ये आज की जो है कि हमारे इस सम्मेलन की जो है ये योजना है। तो दोनों ही जो विद्वान हैं हमारे आज के, उन दोनों को ही जो है किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में और बहुत बड़े नाम है अपने आप में। अगर मैं कहूँ तो अपने आप में एक ब्रांड है, चाहे वो कविता जी हो चाहे भट्ट जी हो। और कविता जी के बारे में अगर ज्यादा जानना हो तो उनका मैं लिंक अभी जो है शेयर कर दूंगा, उनके बारे में जान सकते हैं। और तो एक जो महत्वपूर्ण उनके बारे में कहा जा सकता है कि सिर्फ वो किसी एक खास क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, बल्कि लेखिका भी हैं, कवियत्री भी हैं, सोशियोलिंग्विस्टिक्स में उन्होंने काम किया है, कई पुस्तकों और कई वॉल्यूम्स के एडिटर भी रही हैं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, और साथ ही साथ फेमिनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और उन्होंने भारत के अलावा यूरोप में भी कई देशों में लंबे समय तक प्रवास किया है, जैसे नॉर्वे में, जर्मनी में, थाईलैंड यूरोप में नहीं है, माफ कीजिए, यूके, स्पेन और फिर से अमेरिका में। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्योंकि हर विशेषज्ञ बोलते हैं कि जितनी ज्यादा आप यात्राएं करते हैं, जितनी ज्यादा आप देशों में जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपका ज्ञान संवर्धन होता है। ना सिर्फ उस देश के बारे में आप जानते हैं, वहां होने की वजह से कई बार आप अपनी जो आपकी अपनी जड़ें होते हैं उनको भी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप में ये जो प्रवास है उनका, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनके यहाँ सैकड़ों प्रकाशन हैं, संपादन हैं, सम्मान हैं। अभी मौजूदा समय में DAVSS अमेरिका में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन इसके अलावा उनका जो एक तरह से संक्षिप्त CV जो होता है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर हम उस पर ही बात करते रहे तो करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो कविता जी मुझे माफ कीजिएगा कि मैं सारे तथ्यों को आगे नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन ये लिंक जो है मैं अभी आपकी प्रस्तुति के दौरान हमारे बीच में साझा करूंगा ताकि लोग उसके बारे में ज्यादा जानकारी जान सकें। और प्रत्यक्ष रूप से कविता जी हमेशा भारत और भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो सम्मेलनों के दौरान हो, चाहे वो शैक्षणिक माध्यमों से हो। तो अपना योगदान और सक्रिय योगदान देती आ रही हैं। तो हम सभी, खासकर मुझ जैसे लोग जो हिंदी के क्षेत्र में
अभी अपना जीवन शुरू ही कर रहे हैं, तो एक प्रेरणा स्रोत भी है और काफी कुछ सीखने को और काफी जानकारियां भी मिलती हैं। तो कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए, और इसके आगे मंच आपका है, शब्द आपके हैं। धन्यवाद शिव, और सभी मित्रों को नमस्ते। मैं तो लोग शिव जी कहेंगे, लेकिन मैंने शिव को जब देखा था मुझे लगा था ये बिल्कुल बच्चा सा है। याद है शिव, लगभग 10 साल 9 साल होने को आए उस घटना को। जी बिल्कुल। तो अब शिव बड़े हो गए हैं और बड़े पद पर हैं, है ना, सभी तरह से नाम भी बढ़ गया है, और मेरे लिए वैसा ही बच्चा है हमारा, और उसी आत्मीयता से। तो खैर ये कहानी शुरू होती है। मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मैं कोई वैयाकरण नहीं हूँ, न विदुषी हूँ, न कुछ और हूँ। मैं सामान्य एक व्यक्ति हूँ, लिखने पढ़ने में रुचि है, और उससे भी बढ़कर वैदिक संस्कृति के प्रति एक निष्ठा है, और मेरा कार्य वही है, भारतीय जीवन मूल्य, जिसकी एक संस्था चलाती हूँ और उस क्षेत्र में काम करती हूँ। एक रोचक घटना हुई थी गत दिनों, जब अनिल जोशी जी ने इस तरह के भाषा शिक्षण, भाषा विमर्श और वैश्विक हिंदी परिवार इत्यादि का गठन किया। तो उसमें भाषा शिक्षण वाला जो हमारा समूह था, उसमें एक परिचर्चा बड़ी रोचक सी चल पड़ी कि व्याकरणों पर किसी तरह से, और भट्ट जी ने उसमें कुछ शायद पोस्ट किया या किसी ने पोस्ट किया था, तो फिर व्याकरणों की बात आई। तो मैं, यद्यपि ऐसा नहीं है कि मैं कोई व्याकरण से सीधा मेरा कोई नाता या मेरी कोई पृष्ठभूमि है, लेकिन मैंने कुछ 2-3 बातें अपने प्रकाश में रखी, और वे इसलिए प्रकाश में रखी क्योंकि कभी मेरा इस चीज से साबका पड़ा था। और उसकी भी एक रोचक कहानी है कि हम नॉर्वे से आए थे, और मैंने अपना कार्यक्षेत्र 17 वर्ष के अंतराल के बाद जो छूटी हुई पढ़ाई थी, मैंने अपना विषय छोड़कर दूसरे विषय में, क्योंकि भारत में थी तो मुझे लगा हिंदी वालों से जुड़ना चाहिए, और 17 वर्ष का अंतराल रहा था संस्कृत में, अन्यथा मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, फिर संस्कृत पढ़ी, और इस तरह से। तो वर्ष 2001 की बात है कि एमफिल मैंने की थी, और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिसे आप वर्धा में जानते हैं, उनका एक, उस समय वर्धा में तो कुछ नहीं था, उस समय उनका एक भाषा केंद्र हुआ करता था लखनऊ में, और उस केंद्र के लिए वे लोग एक व्याकरणों पर, उनके लिए उनका एक प्रोजेक्ट था, शब्दकोश भी बन रहा था, और एक भाषा या व्याकरणों के सर्वेक्षण पर वे लोग कुछ काम कर रहे थे। तो मैं, क्योंकि मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की थी और फिर मैंने एमए किया, हिंदी लाइन में आई, फिर मैंने एमए किया, एमफिल किया, तो मुझे लगा कि इनसे जुड़कर एमफिल के बाद मुझे लगा इनसे जुड़ा जाए, और उन्हें एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया भाषा सर्वेक्षण के, उनकी जो योजना थी उसके तहत, और वह प्रोजेक्ट सीधे नामवर जी तक गया। नामवर जी ने अपनी कुछ चीजें उस पर, अपनी टिप्पणियां लिखी और हमें वापस भेजा, मेरे पास वापस आया, फिर मैंने उसे रीराइट किया, और अंततः वह प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, स्वीकृत हो गया कि मैं इस पर काम करूंगी। एक फेलोशिप की बात थी उसके लिए, और वह प्रोजेक्ट था, क्योंकि मुझे अपनी फाइलें, मैं इस बीच इतने अलग अलग देशों के सब में रही हूँ, घूमती रही हूँ, बहुत सारी चीजें फेंक दी, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार का कि इस संगोष्ठी के कारण मुझे अपने उन कागजों और पत्रों को निकालने का मौका मिला। तो आप देख सकते हैं इस तरह का यह जो प्रोजेक्ट मैंने भेजा था, हिंदी व्याकरण की परंपरा और दृष्टियां, और यह पूरा हाथ से लिखे हुए, पीछे के बहुत सारे पन्ने हैं इस तरह, किसी भी कागज और कतरन पर लिखे हुए शब्द हैं, ये अलग अलग कार्ड्स पड़े हैं। तो उस कारण से मैं, व्याकरण नहीं मेरा विषय था, व्याकरण की परंपरा
दृष्टियां और सीमाएं, जिस पर मैंने कुछ वर्ष कार्य भी किया वहां रहते हुए। और मुझे अभी भी ध्यान है कि एक बात जो उठ कर आई थी कि एक पुस्तक देखने में आई थी कि पाणिनि पर पूरे विश्व में कितने काम हुए हैं, और यह सर्वेक्षण एक जर्मन विद्वान ने किया है। और इस सर्वेक्षण का जो कि के बाद जो पुस्तक उन्होंने बनाई, उस वह केवल लगभग आप समझ लीजिए कि केवल सूची ही सूची है व्याकरणों की, लेकिन वह सूची ही अपने आप में इतनी बड़ी है कि उस पर इतना मोटा एक ग्रंथ है पूरा। और उसमें पाणिनि पर जो काम हुए हैं उसमें भारत के केवल 2 विद्वान सम्मिलित हैं। एक है पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, जो लाहौर में गुरुकुल चलाते थे और जिनके 2 बड़े प्रकांड शिष्य हुए, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी और प्रज्ञा जी। संयोग की बात है कि मैं प्रज्ञा जी के गुरुकुल में मैं भी उनके फर्स्ट बैच की विद्यार्थी रही। कभी गुरुकुल में जब पढ़ी, उसके शास्त्री कर रही थी जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, उसके पश्चात की बात है। और तो इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत के, और युधिष्ठिर मीमांसक जी के अगर आप नाम सर्च करके देखें तो जैसे कहते हैं कि अकल्पनीय मेधा के व्यक्ति थे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक। तो इन 2 व्यक्तित्वों के कारण मुझे इसमें थोड़ी सी और रुचि हुई, क्योंकि मैं तो कॉल ओवर इंटरनेट करायचं, कॉल ओवर इंटरनेट करायचं है। तो भी ये म्यूट कर दें जरा, पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं लोगों की, तो हम बात नहीं बढ़ा पाएंगे। महादेव कौलूर जी, आप अनम्यूट पर हैं। हाँ, तो इस तरह से मेरा व्याकरण के साथ थोड़ा संयोग हो गया कि मैं थोड़ा देख पा रही थी और जुड़ गई, और इस विषय में काम करना शुरू हुआ। तो जब भट्ट जी ने अभी पिछले लगभग शायद लगभग 1.5 महीना पहले की बात है, 1.5-2 महीने अधिक से अधिक हुए होंगे, इस विषय को उठाया और हिंदी में व्याकरण कब लिखे गए, कब आए, यह विषय आया, और यह बात आई कि केटलर का व्याकरण पहला होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उससे पहले के 3 व्याकरणों की जानकारी मेरे पास है। तो ये बड़ा थोड़ा हम लोगों को आश्चर्य हुआ, और ये आज की तकनीक का यह योगदान है कि हम जुड़े हुए हैं और इतनी दूर रहते आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मैं अब जो ये 3 व्याकरण हैं, हमने इसी तरह से निर्धारित किया था कि केटलर और उसके बाद के लोगों को भट्ट जी ले लेंगे। मैं केवल आपको उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहती थी कि मैं थोड़ा बता सकूं कि उनके क्या क्या नाम हैं, कैसे कैसे हैं। तो ये जो जानकारी मेरे पास थी उसके अनुसार सबसे पहला, मैं आपको थोड़ी स्क्रीन भी शेयर करूंगी अपनी। सबसे पहला प्रयास जो हुआ माना जाता है, और अगर मैं इसे आपको पूरा पढ़ा सकूं थोड़ा बड़ा करके, मुझे जरा स्क्रीन शेयर की अनुमति देंगे? इसमें डिसेबल्ड है स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, आप कोशिश करें, आप को होस्ट हैं तो शायद आप कर पाएंगे। वो होस्ट बनाया है। अब हो गया। सरिता जी आप करिए, वो सबको अलाउ करना पड़ता है, तो मैंने वो कर दिया है। हाँ जी, हाँ, कर दिया, ठीक। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। इसकी साइज बढ़ाना चाह रहे हैं। ये इसका मुझे पेंसिल तो दे दो, मैं बता दूंगा कौन सा गलत है। जी, तो सबसे पहला प्रयास, मैं इसका साइज नहीं बढ़ा पा रही, पता नहीं क्यों। ये आप इसकी अगर ये सेटिंग बदल दें, अभी ये साइड में ना व्यू, गैलरी व्यू जैसा आ रहा है, यहाँ से इसको स्पीकर व्यू करेंगे तो शायद मैं आगे इसको साइज बड़ा कर सकूं।
हाँ जी, तो ये पहला प्रयास जो अभी तक प्राप्त तथ्य हैं उनसे जो मिलता है कि पहला प्रयास हुआ, वह पुस्तक थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और यह 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, और 11वीं शती में हिंदी का जो रूप था यह उसकी चर्चा करती है। मजे की बात यह है कि यह संस्कृत पढ़ने वालों के लिए पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन अवधी का जो ये दामोदर पंडित जी थे जो बनारस के थे, उन्होंने यह पहला प्रयास किया था, और संस्कृत के माध्यम से अवधी भी जिसे आज हम अवधी मानते हैं, अवधी के भी अलग प्रचलित रूप था जो बोली का पूर्व रूप था, उस समय बोली का पूर्व रूप बन रहा था। यह उनकी चर्चा करती है संस्कृत के माध्यम से, और रोचक बात यह है कि इसकी जानकारी सुनीति कुमार चटर्जी के समय सुनीति कुमार चटर्जी को हो गई थी। उन्होंने ही स्वयं इसे कोसली भाषा रूप पर केंद्रित माना है, और यह उल्लेख इसमें आएगा एक जगह पर। मैं वह पन्ना खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखिए, इसका सबसे पहला उल्लेख जो है एक चिमनलाल डाहिया भाई दलाल, उन्होंने किया है एक निबंध में 1915 में, जो गुजराती साहित्य परिषद के अधिवेशन के लिए लिखा। और उसके बाद इसे, यह जो पुस्तक अभी आप देख रहे हैं, वो पाटन के किसी जैन मुनि के संग्रहालय में सुरक्षित थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां देखा है उसको, दाहिया जी ने, चिमनलाल डाहिया भाई जी ने कहा 1915 में, और उसके बाद किसी ने उस पुस्तक को देखा नहीं था 1915 के बाद से। तो 1915 का यह जो उल्लेख आता है, इसमें वे देखते हैं और अपने साहित्य परिषद में कहते हैं। तो ये देखिए, डॉक्टर सुनीति बाबू ने इस ग्रंथ के विषय में यूरोप अमेरिका के भारतीय भाषा शास्त्रज्ञ विद्वानों के सम्मुख भी प्रसंगवश कई बार जिक्र किया और व्याख्यान आदि में भी उल्लेख किया। तो यह उल्लेख आ रहा है। और इस पुस्तक के बारे में जो उस समय का तत्कालीन अवधि, जिसे हमने कहा कि 11वीं शती की जो भाषा ढल रही थी, जब इस पुस्तक को काम करने के लिए 1950 में जिन्होंने ये ग्रंथ अभी जो आप देख पा रहे हैं इस पर टीका लिखी, जब उस पर उन्होंने जाकर वह पांडुलिपि स्वयं तलाशनी चाही, और जब उन्होंने पांडुलिपि वह प्राप्त कर ली, तो उन्होंने देखा, क्योंकि ये गुजराती साहित्य मंडल के से जुड़े हुए गुजराती बंधु थे, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैन मुनियों के संग्रहालय में है, तो शायद जो राजस्थानी और मेवाती और मारवाड़ी, शायद इनके किसी भाषा रूप पर यह पुस्तक केंद्रित होगी। लेकिन जब उन्होंने उसका विश्लेषण किया तो पाया कि यह तो किसी जो पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्र के किसी बोली के उसको केंद्र में रखकर है और उसको संबोधित करती है ये, जबकि है पुस्तक संस्कृत में। और उसके साथ एक दो चीजें इसमें जिन चीजों का उल्लेख होता है, इसमें है कि हाँ, इसका यह भी बताऊंगी, गणपति चंद्र गुप्त ने, उनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य परंपरागत विवाद एवं नए समाधान, तो उन्होंने भी केटलर से पहले के 3 व्याकरणों का उल्लेख उसमें किया है। उसमें इसे पहला व्याकरण इनमें इस कृति को उन्होंने माना है। और उसका एक बड़ा अच्छा उन्होंने तर्क भी दिया है कि जो एक दूसरी कृति मिलती है हमें, वह है औरंगजेब के पुत्र के एक शिष्य थे, उनके द्वारा अरबी या उर्दू में लिखी गई एक पुस्तक है। उसकी भी मैं आपको पिछले दिनों यह उपलब्ध थी पब्लिक डोमेन में, आर्काइव में, लेकिन अब यह नहीं मिल रही है।
वह पुस्तक है, ये यदि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन का यह वाला टैब, तो इसमें आप देखेंगे ये ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द म्यूजिक ऑफ इंडिया, इसमें तोहफातुल हिंद करके पुस्तक है। यह 16वीं शती की पुस्तक है। असल में इस पूरी ये पुस्तक कुल मिला के मूलतः 16 पृष्ठों की मात्र है, लेकिन इसकी व्याख्या और बाद में जिसे इसमें का है कि संगीत की पुस्तक है, इसे यहाँ इस रूप में है, लेकिन इसमें छंद, अलंकार और रस और भाषा के विविध रूप, अनुशासन, इन सब की चर्चा की गई है तोहफातुल में भी। तो हमारे विद्वानों ने जो भी पहले हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, उन्होंने इसे ये कहा कि ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल ही संगीत की पुस्तक के तौर पर स्वीकृत किया, लेबल कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भाषा के विविध है, लेकिन यह है कि यह जो तोहफातुल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो मूलभूत अंतर है, वे दो अंतर हैं। पहली कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह अवधि का जो पूर्व रूप था, बोली रूप, वह उसकी चर्चा करती है संस्कृत के माध्यम से, और जो तोहफातुल हिंद है यह उर्दू अरबी माध्यम से लिखी रची गई कृति है, और यह ब्रज भाषा के किसी पूर्व रूप की चर्चा करती है, बोलियों की। और तो यह इन दोनों में ब्रज और अवधि के, इसलिए विद्वानों ने इन्हें, क्योंकि ब्रज और अवधि के दोनों रूपों को केंद्र में रख रही हैं, इनकी भाषा दूसरी है, लिपि दूसरी है, तो लेकिन ये दोनों हिंदी क्षेत्र में की बोलियों को केंद्र में रखती हैं, इसलिए ये दोनों हिंदी के व्याकरण के रूप में स्वीकृत हैं। तो जो मुख्य पुस्तकें ये दो मानी गई, इसके अतिरिक्त एक कृति और है जो हमें उपलब्ध होती है, वह है, उसे भी मैं दिखाती हूँ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का तो मैं मुख्य पृष्ठ भी आपको दिखा सकती हूँ यदि है जी। यह पुस्तक है यह, और इसके कुछ अंश यहाँ आप देख सकते हैं। यह ताड़पत्रों पर लिखी गई है, और फिर इसका क्यों नहीं आता जी, तोहफातुल हिंद के जो आर्काइव में जहां से मैंने पिछली बार प्राप्त की थी, अब वहां यह, यदि आप यह स्क्रीन मेरी देख पा रहे हैं, इसमें 3 कृतियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन तीनों को जब मैंने खोलने की कोशिश की तो ये किसी और रचनाकार की कृतियां हैं। यदि किसी को जो वैयाकरण है, यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो इस लिपि को अध्ययन कर सकते हों, वे लोग इसे पढ़कर बता सकते हैं कि क्या इनमें से यह भी एक है और एक और पीछे जाना होगा। तो ये मेरे पास जो मूल चीजें हैं, ये 3 हेमचंद्र जी की जो पुस्तक है, क्योंकि जो हमने जैसे कहा कि तोहफातुल हिंद है, यह ब्रज के पूर्व रूप की चर्चा करती है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वह उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की है, तोहफातुल हिंद 16वीं शती की है। और मुझे लग रहा था कि यह जो बीच वाली है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में इसकी एक पड़ी हुई है प्रति, इसे मैं खोलती हूँ। आप शायद जहां तक मुझे संभावना लग रही है इसका, क्योंकि उर्दू पीछे से आगे की ओर पढ़ी जाती है, इसलिए इसके सबसे अंतिम पृष्ठ पे हमें जाना होगा। यह इसका प्रारंभिक पृष्ठ है, आप देख सकते हैं यह। तो यदि कोई इस लिपि के परिचित लोग हैं, वैयाकरण लोग जो काम कर रहे हैं, भट्ट जी और बाकी दूसरी संस्थाओं में, वे अधिक बेहतर बता सकते हैं कि यह क्या, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यह वही पुष्पांडु लिपि है, उसी की स्कैन कॉपी है, या कोई दूसरी है। यह मेरे पास ऐसी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन एक यह सुनिश्चित है कि ऑक्सफोर्ड में इसकी एक प्रति अभी सुरक्षित है, और वह इसे 217 शब्दों की है, 16 पृष्ठों की है, और जिसकी हमने चर्चा की वह मिर्जा खान
क्योंकि उनका पूरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका पूरा नाम था मिर्जा खान फखरुद्दीन मोहम्मद, जिसमें वे हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों व्याकरण, छंद, तुक, अलंकार, श्रृंगार, रस, संगीत, कामशास्त्र, शब्दकोश आदि पर चर्चा करते हैं। तो संभवतः वह यही है, यह 16वीं कृति की है और यह 12वीं कृति की है। इसके साथ ही यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण की ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, यह उसकी स्कैन कॉपी के आप अभी देख रहे हैं। इसके साथ हमें एक और पुस्तक मिलती, एक और प्रमाण मिलता है, उसे आप पुस्तक कहें या ताड़पत्रों पे होने के कारण जैसा भी कहें काम हुआ, वह था आचार्य हेमचंद्र कृत। यह भी 12वीं शताब्दी में ही लिखी गई थी, और जबकि क्योंकि 11वीं शती में जब हिंदी रूपाकार ले रही है, तो इसके लिए क्योंकि हेमचंद्र का यदि आप परिचय विकिपीडिया पर भी देख सकेंगे, वे प्रकांड मेधा के व्यक्ति हुए हैं, और जैन मुनियों के पास इस पुस्तक की, उनकी पुस्तकों की, उनकी अनेक पुस्तकों के प्रतियां हैं। प्रतियां यानी ताड़पत्रों में जो सुरक्षित है, उनकी स्कैन है या उस पर व्याख्याएं हुई हैं, उनके भाष्य हुए हैं बाद में। तो उनकी जो पुस्तक थी उसकी मुझे यहाँ उपलब्ध नहीं हुई है कोई भी कॉपी कि मैं आपको दिखा सकूं जहां से, लेकिन एक जगह थी, एक शायद हेमचंद्र जी का, हाँ जी नहीं, ये तो हाँ जी, ये दूसरी पुस्तक आ गई, सॉरी। आचार्य हेमचंद्र कृत, ये देखिए, यदि इसे ठीक से बड़ा साइज में कर दें तो यह उसकी टीका हमें उपलब्ध होती है। और यह टीका जो अभी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, यह वहां पर उनके विश्वविद्यालय में रखी हुई है, और इसकी टीका जो लिखी है किसी गुजराती सज्जन ने लिखी है, लेकिन यह राजस्थान की किन्हीं बोलियों को, राजस्थान और उस क्षेत्र की किन्हीं बोलियों के पूर्ववर्ती रूप को केंद्र में रखकर, उन जैसा कि हमने तोहफातुल की बात की और अवधि के संदर्भ में उक्ति व्यक्ति की बात की, यह राजस्थान के संदर्भ में वहां के भाषा रूपों को केंद्र में रखकर पुस्तक लिखी गई है। जबकि यद्यपि इसका नाम प्राकृत व्याकरण है, यानी प्राकृत व्याकरण के नाम पर लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई प्राकृत भाषा रूप को या प्राकृत का कोई व्याकरण है। इसका केवल नाम प्राकृत व्याकरण है, लेकिन यह मूलतः राजस्थान के किसी भाषा रूप को केंद्र में रखती है। ये 3 इन ग्रंथों की जानकारी मेरे पास थी, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो सबसे पहली कृति है, क्योंकि यह प्राकृत व्याकरण भी उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बाद का है, हेमचंद्र कृत, और उक्ति व्यक्ति जो दामोदर दास की कृति है बनारस के थे, वह सबसे पहली मानी गई है, और सुनीति कुमार चटर्जी ने स्वयं इसको स्वीकार किया है। यदि आप चाहें तो मैं वह लिंक आपको भेज दूंगी, आर्काइव जो है एक इंटरनेट आर्काइव, उसमें वह सुरक्षित है, आप स्वयं भी खोज सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर भी कर चुकी हूँ। तो मुझे केवल यही 3 चीजें जोड़नी थी। जो भट्ट जी ने कहा कि यह तो बहुत रोचक जानकारी है, हिंदी में तो यह प्रकाश में नहीं आई है, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका उल्लेख किया है। तो हम इसके द्वारा भाषा का हम देख सकते हैं, क्योंकि कि जो परंपरा है व्याकरणों की, हम यह मानते आए, अभी शिव जी ने बात की कि मिशनरियों ने, और उससे अभी तो कम से कम हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि मिशनरियों ने लिखे, क्यों 2 तरह की परंपरा जाती है, एक कामता प्रसाद गुरु वाली परंपरा है, एक विदेशी विद्वानों की, फिर देशज रूपों पर केंद्रित भाषा रूपों पर जो व्याकरण आई, और इस तरह से अलग अलग। तो हमें पूरा इतिहास एकदम पलटकर हम एक नई चीज में आ जाएंगे कि हमारे अपने वहां पर रहने वाले, ऐसा नहीं है कि जब मिशनरी आए उन्होंने हिंदी को पहले अनुशासनबद्ध करने का काम किया और व्याकरण बनाने के प्रयास किए, बल्कि बहुत सारे भारत के उस समय उन भाषा क्षेत्रों में रहने वाले विद्वानों ने भाषा का एक अनुशासन निर्मित करने की बहुत पहले से 11वीं शताब्दी से के भाषा रूपों पर ऐसे प्रयास शुरू कर दिए थे।
और मैं तो व्यक्तिगत रूप में प्रणाम ही निवेदित कर सकती हूँ उन्हें। जो बाकी विद्वान हैं और शोधार्थी हैं, वे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वे इन्हें अधिक प्रकाश में लाएंगे और हिंदी व्याकरण की जो परंपरा है उसे एक नई दिशा मिलेगी और उसका सच्चा इतिहास आने वाली पीढ़ियों के सामने आए, यही मेरा प्रयास है। समय दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता जी। बहुत जो है कि अपने समय के अंदर ही आपने अपनी पूरी बात रखी, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। संचालक के लिए कई बार ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है कि वक्ता या विशेषज्ञ संचालक की तरफ देखते ही नहीं, उनकी बात ही नहीं सुनते और लगे रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और जो यह एक महत्वपूर्ण चीज जो है, जब हम हिंदी की बात करते हैं या हिंदी को किसी एक सांचे में ढालने की जब बात करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मुश्किलें कई हैं। कि अब यहाँ पे जैसे जो आखिरी आपने दिखाया कि उस पे जो है कि हेमचंद्र जी की जो व्याकरण है, उस पे जो टिप्पणी है किसी गुजराती महोदय ने की है, तो वो भी है। अगर हम दोबारा से हिंदी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं ऐतिहासिक रूप से, खासकर ग्रामर और व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें सिर्फ देवनागरी की ही जानने की जरूरत नहीं है, देवनागरी जानने वालों की ही जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जिनको अरबी, फारसी और 15वीं और 16वीं शताब्दी में, यहाँ तक 17वीं 18वीं तक, शिवाजी के समय तक भी काफी जगहों पे पाया गया है कि मराठी, गुजराती, बहुत सारी जगहों पे मोड़ी लिपि का इस्तेमाल होता था। तो इस लिपि जो आज के समय में काफी ना के बराबर इस्तेमाल हो रही है, और इस लिपि में भी काफी जानकारियां हैं। तो और इसके अलावा भी संस्कृत में जैसे बोलियों अवधि ब्रज की जो आपने जो जिसे नाम दिया शुरुआती जो रूप है अवधि और ब्रज का, तो उनके बारे में भी जानने के लिए हमें संस्कृत जानने की भी जरूरत है, क्योंकि वो व्याकरण जो है संस्कृत में लिखा गया। तो एक अपने आप में यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि हम हिंदी को एक अगर संक्षिप्त रूप में हिंदी के व्याकरण की परंपरा या उसका इतिहास एक संक्षिप्त रूप में लाना चाहें, तो उस पर भी काफी काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो है जानकारियों के लिए। और बहुत सारी चीजें जो आपने दिखाई कि इतनी मुश्किल नहीं है, वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध भी हैं। तो शायद कई बार हम जो है सही जो बिंदु होती है या सही जो क्या कहते हैं टैग जो होते हैं हमें मिल नहीं पाते, और उसकी वजह से कई बार हमें हमारा शोध आगे नहीं बढ़ पाता। तो कोई जरूरी नहीं है आज के समय में, और अभी कोरोना काल में यह काफी सक्षम रूप से सामने आया है कि जर्मनी, अमेरिका, पुर्तगाल, भारत और कई देश जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यह शुभ संकेत है एक तरह से, खासकर शोध के क्षेत्र में, कि अब जो है दूरियां बहुत बड़ी परेशानी नहीं रह गई। हम साथ में अगर काम करना चाहें तो टेक्नोलॉजी अब इस स्तर पर आ गई है कि हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगले हमारे विशेषज्ञ हैं रामप्रसाद भट्ट जी, और एक बार पुनः अपने शब्दों को दोहराता हूं कि रामप्रसाद भट्ट जी को भी जो है किसी खास परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो रामप्रसाद भट्ट जी 1994 या 1996 से ही हिंदी शिक्षण क्षेत्र में है, विदेश में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसके अलावा अभी हैम्बर्ग में वहाँ पे रीडर हैं और वरिष्ठ शोधकर्ता भी हैं भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में, ना सिर्फ वो हिंदी के क्षेत्र में बल्कि हिंदी भाषा, साहित्य, और खासकर जो लोग जर्मनी में या हैम्बर्ग में जो लोग भारतीय अध्ययन के ऊपर शोध वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले जो संदर्भ पुरुष हैं वो रामप्रसाद जी ही हैं। तो ये अपने आप में जो है कि बहुत बड़ा योगदान है भट्ट जी का जर्मनी में, यूरोप में, जो हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए दे रहे हैं। इसके साथ में बहुतेरे उनके भाषण रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे भाषणों में से कई बीज वक्तव्य के भाषण रहे हैं। भारत में जो है बहुत सारे विश्वविद्यालयों के साथ लगातार उनका काम चल रहा है, बहुत सारे थीसिस वगैरह लिखे गए हैं जिनका मूल्यांकन उनके द्वारा हुआ है। तो बहुत बड़ा काम है, और उनका भी उनके प्रस्तुति के दौरान ही मैं उनका लिंक भी आपसे साझा करूंगा, जो कि उन्होंने खुद कहा है कि थोड़े आलसी हैं और अपनी चीजों को अपडेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो करीब 10 पन्नों में है। तो आज के एक बार फिर से मैं भट्ट जी से भी माफी चाहूंगा कि मैं सारी बातों को यहाँ रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद इंटरनेट के माध्यम से और जो मैं लिंक से साझा करूंगा उसके माध्यम से आप लोग उनके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी यह निमंत्रण स्वीकार करने के लिए।
ये व्यक्तिगत रूप से भी और वैश्विक हिंदी परिवार और विश्व हिंदी सचिवालय और सभी हिंदी के जो कर्ता धर्ता हैं सबकी तरफ से एक बार आपकी प्रस्तुति के लिए आभार और शब्द आपके, मंच आपका। शिव जी नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद, आपने इतना अच्छा परिचय दिया, धन्यवाद। मैं हिंदी जिन लोगों ने संचालन किया है या जो इसका आयोजन कर रहे हैं उनका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज इस विषय पर थोड़े छोटे विचार रखने का अवसर दिया। अब चूंकि ये मेरा अपना विषय भी है और इस पर मैं एक परियोजना भी कर रहा हूँ, तो संभवतः ये थोड़ा मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी हम कुछ सीख पाए, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल रहा है। आप कुछ देख पा रहे हैं? मैंने शेयर किया कुछ? जी आ रही है। आपका डेस्कटॉप दिख रहा है राम जी। हाँ, अब आपका दिख रहा है। अब दिख रहा है जी। अच्छा, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आप सभी का, वक्ताओं, श्रोताओं और संचालकों का सबका हार्दिक धन्यवाद, एक बार अग्रिम धन्यवाद। और मुझे आशा है कि हम साथ साथ हिंदी व्याकरण के इतिहास या व्याकरणिक इतिहास के बारे में कुछ गुणात्मक चर्चा या जानकारी ले सकेंगे आज के इस वेबिनार के माध्यम से। विषय के विशेष संदर्भ में मैं बीच बीच में कभी कभी हो सकता है कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करूं, तो मैं इसके लिए अग्रिम क्षमा चाहता हूँ। भाषा का शुद्ध रूप अगर हम उसको देखते हैं तो उसी को हम व्याकरण कहते हैं। और भाषा, जब हम भाषा को एक नियम से बांधते हैं, नियमों से बांधते हैं, तो वही व्याकरण, उसी को व्याकरण दी जाती है। या तो आप ही बोल लें या मैं बोल लूं। तो जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो विद्वानों ने व्याकरण को मूलतः लगभग 3 तरह से देखा है, उसको देखने की कोशिश की है। एक तो जो मानक व्याकरण होता है उसको, और दूसरा वर्णात्मक व्याकरण। और वर्णात्मक व्याकरण में जो विचार किया जाता है वो वर्ण का विचार होता है, फिर शब्द का विचार होता है और वाक्य का विचार होता है, और वाक्य विन्यास पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन जिसकी बात अभी कविता जी कर रही थी, वो छंद विचार के अंतर्गत उसको हम मानेंगे। और उसी की वजह से कुछ समस्याएं सामने आती हैं कि भारत में जो विद्वानों ने लिखा और यूरोप के जो विद्वानों ने कार्य किया है और उनकी जो फाइंडिंग्स थे, उनके जो स्रोत हैं या उनके जो कुछ उनको मिला उस पर जो उनके जो विचार हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में व्याकरण परंपरा की बहुत पुरानी परंपरा है। और जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जब व्याकरण की बात होती है तो पाणिनि के व्याकरण को सबसे पहले रखा जाता है। और ये सच भी है, क्योंकि जो ग्रीक में जो व्याकरण लिखा गया वो लगभग 160 बीसी के अंतर्गत लिखा गया, और पाणिनि का जो व्याकरण वो 200 बीसी या उससे भी पहले का है। और जो भारत में जो व्याकरण की बात की जाती है वो है 36 बीसी के और 2 बीसी तक की बात की जाती है। तो ये बहुत पुराना है। इसका मतलब है कि भारत में लोग जो भाषा का जो संदर्भ है उस पर बहुत काम कर रहे थे बहुत पहले से। हिंदी व्याकरणिक इतिहास की स्थिति अभी तक लगभग मैं मानता हूँ कि, माफ कीजिएगा, शायद इस तरह का जो ये बात है कि उसकी स्थिति आज भी लगभग ऐसी है जैसी अपनी है। अब हिंदी को हम लोग बार बार जगह इसका विचार आता है या इस पर लोग बहस करते हैं कि क्यों ऐसा है। ये कुल मिलाकर एक असमंजस की स्थिति है और वही दुर्भाग्य से बहुत पहले से सामने देखकर आ रही है। और अच्छी बात है कि मैं आपके साथ कुछ साझा कर सकता हूँ। जो स्थिति आज है वही स्थिति लगभग या उससे भी बदतर स्थिति जो है वो 16वीं 17वीं सदी में हमें देखने में आती है, 18वीं सदी में भी देखने को मिलती है। यूरोपियंस ने वो लगभग 17वीं सदी में हमें देखने को मिलता है। माइक, तो
चर्चा हुई है कि 12वीं सदी की बात आई है, 17वीं सदी की बात हुई है, कविता जी ने की है। उसका कुछ संदर्भ थोड़ा यूरोप में अलग देखा जाता है, खास करके जो दो विद्वान जिन लोगों ने बहुत इस पर काम किया है और जिनको मैं खास करके भाटिया जी को तो बहुत ही निजी रूप से जानता हूं, उनके साथ कुछ काम भी किया है। और उनका उन्होंने जो अपना थीसिस लिखा था 1987 में, उस पर उन्होंने इस पर बहुत गहनता से विचार किया कि क्यों ये सब इस तरह की जो क्या कहना चाहिए, जिस पर लोग अलग अलग रूप से विचार कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों है। उस पर अगर आप देखना चाहें, अगर विस्तार में पढ़ना चाहें तो वहां आप देख सकते हैं। तो जो विद्वान हुए दो खास करके, एक हुए हैं चौधरी, अनंतनाथ चौधरी, और दूसरे भाटिया, तेज भाटिया। इन्हीं लोगों ने खास करके हिंदी का जो व्याकरणिक परंपरा हिंदी की, उस पर काम किया है। तो उन्होंने हिंदी के व्याकरणिक परंपरा को करीबन लगभग 5 अलग अलग भागों में बांटा है। जब हम यहाँ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 5 अलग अलग भागों में, लेकिन उनकी जो तारीखें हैं वो भाटिया ने अलग ली हैं और चौधरी ने अलग ली है। जो व्याकरण लिखे गए हैं वो 3 तरह से लिखे गए, एक तो परंपरागत व्याकरण, और दूसरा जो रूप हमें मिलता है तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक व्याकरण, और तीसरा जो आधुनिक भाषा विज्ञान की वजह से जो विकसित हुआ वो व्याकरण, जिसका हम आजकल प्रयोग भी करते हैं। अनंतनाथ चौधरी और भाटिया के जो तर्क हैं उनमें फर्क दिखता है, और वो इसलिए है क्योंकि भाटिया के पास एक बहुत विराट सामग्री उपलब्ध है। वो यूरोप में, अमेरिका में, वो इंग्लैंड गए, वो इटली गए, यहाँ हॉलैंड गए, जर्मनी आए, जगह जगह। और लगता है कि क्योंकि अनंतनाथ चौधरी अपना जो थीसिस है वो 1970 में लिख चुके थे, तो उनको बहुत सारी चीजें संभवतः उपलब्ध नहीं रही होंगी, खास करके जो केटलर का जो व्याकरण है वो नहीं था। और एक दिलचस्प बात और है कि भाटिया, हालांकि वो यूरोप में उन्होंने काम किया, अमेरिका में रहते हैं, उनकी नजर से भी एक जो बहुत ही प्रमुख व्याकरण है, जिसके बारे में मैं थोड़े विस्तार में चर्चा करूंगा, वो उनकी नजर में भी नहीं आया। अधिकतर लोगों की नजर में वो व्याकरण आया ही नहीं। अब प्रश्न ये है, ये सब हुआ क्यों, और क्यों इस तरह की सारी चीजें जो है, जो व्याकरण है, वो क्यों इस तरह कहीं छुप कर रह गए। उसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि जो मिशनरी लोग थे जो काम कर रहे थे भारत में, खास करके जेसुइट, और जेसुइट के साथ साथ एक और दूसरा वर्ग था, एक ग्रुप था, समूह था, वो था कपुचिन। और कपुचिन लोग जो थे वो तो इटली से आते हैं, इटली और फ्रांस के। तो वो लगभग 17वीं सदी के मध्य में भारत जाते हैं, उससे पहले वो वहां नहीं आते। हालांकि फ्रांस का जो आधिपत्य है, आप सभी जानते हैं पांडिचेरी को, तो वहां वो बहुत कुछ पहले जा चुके थे, लेकिन कपुचिन जो है वो बहुत बाद में वहां पहुंचे। अब ये कहना कि 12वीं सदी और 18वीं सदी, जो 12वीं सदी में लिखा गया व्याकरण, उसको हम या कुछ विद्वान क्यों नहीं मानते हैं, उसके कुछ तर्क दिए जाते हैं। वो तर्क ये हैं कि अगर मान लिया जाए कि भारत में व्याकरण परंपरा हिंदी की खास करके अगर माने उस समय शुरू हो गई थी, तो उसके बीच जो इतना बड़ा भयंकर जो एकदम खाई है, वो क्यों नहीं, उसको वहां किसी ने क्यों नहीं प्रयास किया, जबकि भारत में तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये खास करके जो भाटिया साहब हैं वो इसको आधार बनाते हैं। शार्प भी हुई है, एक जो जर्मन वैज्ञानिक हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने भी इसी को आधार बनाया है। और जो चौधरी हैं, चौधरी ने ये कहा कि भाई उस समय देखिए वो क्या रहा था वास्तव में, कि एक तो हिंदी गद्य साहित्य की कमी थी, दूसरा नंबर सामाजिक और राजनीतिक अशांति की वजह से ये सब नहीं हो पाया, और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की एक कुछ खास तरह से लोगों के मन में एक प्रेम था, लोग सिर्फ उसी तरफ जा रहे थे। और तीसरा कि भारतीय भाषाओं की अपेक्षित या उपेक्षा हो रही थी, जो कि एक बहुत प्रमुख कारण है। और चौथा कि हिंदी का प्रारंभिक चरण जो है वो चल रहा था, तो इसलिए सारे जो विकास है व्याकरण की दृष्टि से वो हुए नहीं। तो भाटिया इस चीज को नहीं मानते, वो कहते कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गद्य तो उपलब्ध है। और मैग्रेगर ने भी इस पर विचार किया। मैग्रेगर भी
यही मानते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि गद्य जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए व्याकरण नहीं लिखा गया। क्योंकि अगर आप सही रूप में हम देखते हैं तो गद्य भी लिखा जा रहा था और हिंदी प्रयोग में थी, सिर्फ बात यह है कि उस पर लिखा नहीं जा रहा था ज्यादा। अब यूरोपियंस क्यों लिखेंगे? उनका मुख्य कारण जो था, उनका जो स्वार्थ था, वो मुख्यतः ये था कि जब वो भारत पहुंचे तो उनको भाषाएं सीखनी थी, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी तरह के बंधनों को अपने हाथ में ले सकते हैं, उसको, शासन को अपने हाथ में ले सकते हैं। बिना भाषा जाने आप ये सब नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने और जो दूसरे थे, फ्रेंच थे या इटालियन थे या डच लोग थे, ये सब इन लोगों ने इस पर विचार किया और इसको महसूस किया। और जो गिलक्रिस्ट हैं, वो भी एक बड़े व्याकरणाचार्य हुए, उन्होंने इस बात का बड़ा जिक्र किया है, इसी बात का, कि जो मुख्य कारण यूरोपियंस के लिए रहा भारत में, खास करके हिंदी या दूसरे जो व्याकरण है उनको लिखने का, वो मुख्य मुद्दा यही था कि वो भाषाओं को जानना चाहते थे। क्योंकि उस समय हो क्या रहा था, उस समय फारसी जो है वो शायद शासन की भाषा थी, अरेबिक शब्दों के साथ लिपि भी दूसरी थी, जो जिसको हम नास्तालिक कहते हैं, वो भी प्रयोग में थी। लेकिन जो लोग थे, आम लोग थे, वो बोल कुछ हो रहे थे, कोई दूसरी भाषा बोल रहे थे। तो इसलिए वो लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वो सब जरूरी था। और यही एक मुख्य मुद्दा था जिसकी वजह से ये सारी जो विकास हुआ है हिंदी के व्याकरणिक परंपरा का, वो इस आधार पे सामने आता है। अब मिर्जा खान का जो व्याकरण है उसमें तर्क यही दिया जाता है कि वो तो उसमें ज्यादातर साहित्य की बात है, इसलिए उसे हिंदी का जो पहला व्याकरण है उसे नहीं माना जा सकता। तो ये सारे तर्क हैं, इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं आपके सामने अभी अपना जो मेरा क्या कहना चाहिए जो उपसंहार है वो नहीं रख पाऊंगा, उसके लिए थोड़ी इंतजार करनी पड़ेगी, कुछ महीने या साल शायद, क्योंकि एक थोड़ा लंबा काम है। अब मैं जानना चाहूंगा कि जो आधुनिक इतिहास है उसका क्यों, उसमें आपको थोड़ा सा ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कविता जी ने जिस पर बात की है, वास्तव में इस पर काम हो चुका है। और पहला काम हुआ है 1966 में। वो एक जो यहाँ व्लादिमीर मिटलर, उसने इस पर थीसिस लिखा, और लेकिन उनका देखिए वो क्या लिख रहे हैं, अर्ली हिंदी मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, इसकी बात कर रहे हैं, वर्ण विचार और वाक्य विचार की, शब्द विचार की बात कर रहे हैं। और एक दूसरा कार्य हुआ है, वो देखिए यहाँ पर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एज ए मैनुअल ऑफ स्पोकन संस्कृत। तो वास्तव में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो प्रयोग किया जाता है, वो जो जैनिज्म पर काम करने वाले लोग हैं उसको संस्कृत के आधार पर उसका वास्तव में प्रयोग करते हैं। मेरे कुछ जो साथी हैं, खास करके बेल्जियम में, गेंट में, एफा जो है काम भी कर। अब मैं बात इसलिए आता हूँ जो पर मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा ध्यान मुख्यतः केंद्रित रहेगा 2-3 व्याकरणों पर, ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगा। एक तो केटलार, और दूसरे नंबर पे जो बिल्कुल नया व्याकरण है, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो लेकिन अधिकतर लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो है फ्रांसेस डे मारी डी टूर। ये एक जो मैंने पहले कहा कि एक कपुचिन मिशनरी थे जो भारत गए, और दिलचस्प बात यह है कि जो दोनों व्याकरण है, मुख्य व्याकरण, एक तो केटलार का है और दूसरा डे टूर का है। केटलार ने जो व्याकरण लिखा वो तो उसने सिर्फ मतलब वो लैटिन लिपि में लिखा, और उसके सामने जो हिंदुस्तानी का जो शब्द है उसके सामने उसने डच उसका मतलब लिख लिया, और बाद में उसने कुछ सारणियां भी दी हुई है उसमें, जो क्या कहना चाहिए, जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह ये कैसे काम करते हैं तो सब, तो ये किए। और दूसरा जो डे मारी डी टूर है, जिस पर लोगों ने अभी तक मतलब बहुत कम काम हुआ ही नहीं है। हमारी एक परियोजना चल रही है, मेरे कलीग हांस वर्नर वेस्लर स्वीडन उपसला में, तो हमारी एक परियोजना है उस पर हम काम कर रहे हैं। वो परियोजना काम कर रही है डे टूर का जो लेक्सिकल है, जो उसने शब्दकोश लिखा उस पर, लेकिन जो व्याकरण है उस पर मैं अलग से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए उसमें थोड़ी देरी भी लगेगी। तो केटलर एक बहुत दिलचस्प एक क्या कहना चाहिए व्यक्ति है, उसका अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको सुन करके। ये जर्मन बोलने वाला एक परिवार था, जो डच परिवार संभव था, जो
आज के पोलैंड के डांसिक में के पास एक जगह है, एल्बिंग, वहां पैदा हुआ और वहां रहा। और ये वास्तव में एक क्रिमिनल था और इसने अपने जो उसके जो मास्टर थे, जो हम बुक बाइंडर जिसे कहते हैं, वो उसके साथ काम करता था, उसके पिताजी भी वही काम करते थे, उसको उसने जहर देने की कोशिश की। तो इसलिए इस तरह से उसकी कहानी आगे बढ़ती है और वो और बहुत सारे दूसरे इस तरह के काम करता है। लेकिन 80 में वो जब चोरी करता है और अपने मास्टर को जो उसको मारने की कोशिश करता है, वो वहां से स्वीडन स्टॉकहोम भाग जाता है और वहां से फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसको साथ ले लेती है और उसको लेकर के भारत चली जाती है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो भाषाएं सीखने में बहुत माहिर आदमी था, वो बहुत जल्दी भाषाएं सीखता था और 1682 में वो चला वहां से और 1683 में जो है वो सूरत पहुंच गया। सूरत उस समय संभव था बहुत ही प्रमुख जगह थी जहां ये सारे काम हो रहे थे। वहां से जो मिशन का काम भी हो रहा था और बिजनेस तो जो व्यवसाय था उस पर काम हो ही रहा था। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये 3 तरह से अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। ये जो भाटिया ने जिसका प्रयोग किया वो डेन हाग से प्रयोग किया और जो एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जो पूरी कह सकते हैं कि पूर्ण है, कंप्लीट है, वो है उत्तरेस्ट विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। तो ये जो उत्तरेस्ट विश्वविद्यालय में उपलब्ध मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में भी मैग्रेगर ने लिखा है 2001 या उससे भी पहले, और 80 के दशक में उन्होंने लिखा था। एटकिंसन और जॉर्ज ग्रियर्सन भी इस पर लिख चुके हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है जगह जगह। तो इसलिए इस पर काम हुआ तेज भाटिया और मचीदा जो जापान में एक प्रोफेसर हैं टोक्यो में, उन्होंने इस पर काम किया। लेकिन खास करके भाटिया साहब ने, और आजकल एक कलीग है वो पॉलिश हैं लेकिन एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पढ़ रही है, अन्ना पिटलोवानी, वो भी इस पर काम कर रही है। उनका पेपर भी हम लोगों ने कुछ काम भी किया था साथ साथ। अब ये जब आप देखेंगे तो वो सामने ये दिखता है उनके जो व्याकरण है, योहान योशुआ केटलर का नाम है। और दिलचस्प ये भी है कि जब वो यूरोप से भागा भारत गया तब उसका नाम बदल दिया गया और केटलर, वो जर्मन नाम है केटलर, उसका केटलार उसका नाम कर दिया गया। तो और वो बहुत सफल एक मैनेजर और एक क्या कहना चाहिए एक स्कॉलर के रूप में भी सामने आता है, क्योंकि जब वो भारत गया और उसने 1698 में ये व्याकरण लिख लिया, 1698 में। और वो इसलिए वो उसको इतना शायद उसकी दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि वो एक तरफ से जो मुगल थे और दूसरी तरफ यूरोपियन से और तीसरी तरफ जो अरब लोग थे, उन सब के साथ वो भाषा में आदान प्रदान कर सकता था और व्यवसाय करता था। और वो बाद में वो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने उसको अपना राजदूत भी बना दिया भारत में और पर्सिया में, ईरान में भी बना दिया। उनकी जो मृत्यु हुई वो भी ईरानी में हुई, वही मर गए। तो लैटिन में लिपि है, डच भाषा में उन्होंने लिखा, नस्तालिक लिपि का भी उसमें इस्तेमाल है और भाटिया ने इस पर बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, उस पर अभी काम हो रहा है, जैसे कि उसकी तुलना किसी दूसरे से करना। इसमें देवनागरी का बिल्कुल कहीं प्रयोग नहीं हुआ। अब मैं आता हूं जो हमारा जो दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट है, दूसरा जो ग्रंथ है व्याकरण का, वास्तव में जिसे मैं मानूंगा कि ये वास्तव में देवनागरी में लिखा गया पहला ग्रंथ होगा संभवतः, जो आधुनिक व्याकरण में, आधुनिक हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें जब आप देखेंगे तो मैं बहुत रोचक का मुझे आई देख करके, इतना इस समय कैसे लोग लिख रहे थे। जब आप देखते हैं उसके पहला पृष्ठ ही उसमें देवनागरी भी है, लैटिन भी है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें उन्होंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया। एक तो देवनागरी है, दूसरे लैटिन है और फिर फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया है। इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। लगभग देखिए आप, ये जो स्लाइड है एक दूसरी, ग्रियर्सन और कैलॉग ने भी 1876 में अपना व्याकरण लिखा हिंदी का, तो वो बहुत दिलचस्प है, वो बहुत डिटेल में है। उनके व्याकरण में भी कहीं भी आपको डेटूर का नाम नहीं मिलेगा। तो और इसीलिए शायद ये कहीं गुम हो गया, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट 1704 में वो इटली वापस आए तो उन्होंने वहां इसको सबमिट कर दिया और फिर वो वहीं कहीं रह गया, उस पर ज्यादा विचार नहीं हुआ। क्योंकि जो कैपुचिन जो लोग थे
उनका शायद आप जो दूसरे लोगों से जो आदान प्रदान था, किसी सूचना का आदान प्रदान संभवतः इतना अधिक न रहा हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट एक जो है वो फ्रांस में भी उपलब्ध है, वो क्योंकि किसी ने उसको 19वीं सदी के लगभग कहीं बीच में उसको उधार लिया था वहां से, और फिर यहाँ फ्रांस में उसको रखा, उसकी एक कॉपी बना दी। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि इस पर अभी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ इतिहासकारों ने, कुछ जो यूरोपियन इतिहासकार हैं, खास करके उपसला में एक हैं, और जर्मनी में भी 2-3 लोग हैं, और फ्रांस में कुछ हैं, एक है, उन्होंने इस पर सिर्फ कुछ जिक्र किया है इसका, लेकिन विस्तार में किसी ने उस पर काम नहीं किया। व्याकरण पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। हाँ, शब्दावली जो शब्दकोश है उस पर कुछ काम हुआ है, लेकिन वो भी काम सिर्फ एक तरह से जो हम कहते हैं कि उसका जिक्र कर दिया गया, उसका जो उसकी जो कंटेंट है, उसके अंदर जो सामग्री है, उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। और मुझे खुशी है कि मैं इस परियोजना से जुड़ा हूँ और हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। आशा है कि कुछ समय बाद आप सबको ये ऑनलाइन भी दिखने को मिलेगा। जो कपची जो मारी दे टूर्स है, ये इनका जन्म 1709 में हुआ फ्रांस में, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो लगभग माना जाता है कि ये जन्म इनका गलत दिखाया गया है, ये 1609 होना चाहिए, और जो इनकी मृत्यु हुई है 1700 के लगभग कहीं पहले 17वीं शताब्दी में पहले हुई है, और मृत्यु जो है वो 1709 में हुई है। वो भी जब ये तिब्बत जा रहे थे, तिब्बत कुछ समय रहे, उन्होंने तिब्बती पर भी काम किया और फिर वापस आए, और उसके बाद ये इनकी मृत्यु हो गई। दिलचस्प एक चीज और है कि इस व्याकरण में जो हिंदी वर्णमाला है उसको बहुत विस्तार में दिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, जो अंतिम जो स्लाइड है उसमें देखेंगे, और इसमें उन्होंने आप यहाँ देखेंगे जो अपनी जो शब्दावली है उसको इस तरह से दिया है। पहले वो लिखते हैं जो लैटिन है उसकी शब्दावली, और फिर देवनागरी में लिखते हैं, उसका मकसद देवनागरी में लिखते हैं। और कई जगह इन्होंने उल्टा किया है। व्याकरण में खास करके इसका उलट है, क्योंकि व्याकरण में पहले हिंदी है और उसके बाद लैटिन और फिर फ्रांस दी गई है। इसी पर आधारित जो बेंजामिन सुलजा का जो व्याकरण है, उन्होंने भी 1745 में इस पर काम किया, लेकिन उनका जो व्याकरण है वो उर्दू में ज्यादा, उस नस्तालिक लिपि में ज्यादा किया गया है, और देवनागरी का उस पर बिल्कुल भी कहीं भी हमें कोई उसका प्रयोग दिखता नहीं है। इसी तरह से अगर आप गिलक्रिस्ट को देखेंगे, गिलक्रिस्ट जो है वो जो 1796 में उन्होंने इस पर काम किया, वहां भी आपको बहुत कम मात्रा में कहीं सिर्फ शब्द दिखेंगे वो देवनागरी लिपि में। लेकिन दिलचस्प है कि ये देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हो रहा था। अब ये पता नहीं है कि ये जो प्रिंटेड वर्जन है, ये तो खैर बहुत बात का होगा कि उस समय था या नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तरह की जो लिपि है उसका इस्तेमाल किया मिक्स का। और एक और बात यहाँ सामने आती है कि जो हमारे यहाँ बहुत समस्या पैदा हो जाती है, जो श और सा का, वो यहाँ भी दिख रही है। और यही चीज हमें पहले भी जो क्या कहना चाहिए, जो डेटूर का जो व्याकरण है उसमें भी इस तरह की बातें सामने आती है। इस पर मैं बाद में थोड़ा, अगर समय मिलेगा तो ज्यादा बात उसको व्याकरण पर ज्यादा बात बाद में करूंगा, थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गिलक्रिस्ट वाले में ये सब दिखता है, और वहाँ नास्तालिक का प्रयोग ज्यादा है और अंग्रेजी का प्रयोग भी ज्यादा है और दूसरी भाषाओं का। अब जब हम देखते हैं जो हमारे सामने जो सबसे पहला हिंदी का जो जिसे सही मायने में हिंदी का व्याकरण माना गया है, वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जो उन्होंने 1875 में लिखा। अब कुछ लोग अभी कुछ इस पर तर्क भी दे रहे हैं कि संभव है कि इससे पहले भी कुछ लिखा गया हो, क्योंकि जब मारी दे टूर ने अपने व्याकरण में देवनागरी का प्रयोग किया है, तो क्यों नहीं संभव है कि इसके बाद भी कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। संभव तो दिक्कत सिर्फ ये है कि हमें वो मिले नहीं अभी तक, अभी दिखे नहीं। और जो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो व्याकरण है वो भी बहुत विस्तार में उन्होंने चर्चा की है व्याकरण की। और एक और चीज आप यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे हिंदी कैसे लिखी हुई है, क्या मैन्युस्क्रिप्ट में वास्तव में ऐसे ही था, या
ये सिर्फ प्रिंट की गलती है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप यहाँ देखेंगे हिंदी आधा ना के साथ लिखा हुआ और यहाँ पर हिंदी जो है वो पॉइंट के साथ, बिंदी के साथ लिखा हुआ। और यहाँ नीचे भी आप देखेंगे कि ये जो सन है ये शायद प्रिंट का सन हो सकता है 1800 में, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि क्या तब तक ये संभव था ऑलरेडी वहाँ पर। और दूसरी जगह आप देखेंगे इनका जो, माफ कीजिए यहाँ आपको दिख नहीं पा रहा होगा, जहाँ उन्होंने वास्तव में अपने जो प्रीफेस देखिए वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, प्रीफेस अंग्रेजी में, और जो तारीख है वो 1 जनवरी 1875 की है उनके नाम से। और एक और चीज है जो बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर सुधार भी किया है, भूल सुधार जिसे हम कहते हैं, और उसमें बिल्कुल जो शब्दावली दी है वो बहुत विस्तार में दी हुई है। और एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि उस समय देखिए उस समय तो नस्तालिक का प्रयोग हो रहा था, फारसी का प्रयोग हो रहा था अधिकतर। मेरे ख्याल से आज इमरे बंगा जुड़े हुए हैं, उनको वो ज्यादा बता पाएंगे शायद, क्योंकि साहित्य में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो सितारे हिंद है वो उर्दू को भी देवनागरी में प्रस्तुत करते हैं, ये पहली बार देखने में आया और इस पर अभी मेरे ख्याल से बहुत काम होना बाकी है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर सकता हूँ, क्योंकि समय मुझे मालूम नहीं कि अभी है या नहीं थोड़ा। अब आगे बढ़ेंगे तो कैलॉग का जो व्याकरण है ये और भी विस्तार में, ये लगभग एक ही समय काम कर रहे थे संभवतः, कैलॉग और राजा जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्योंकि दोनों के जो व्याकरण है वो 1 साल के फर्क में या दौरान में ही निकले हैं। सितारे हिंद 1875 में और कैलॉग जो है 1876 में। और मेरे लिए तो ये मालूम नहीं मैं क्या कहूँ, ये मेरी जो यात्रा शुरू होती है व्याकरण के साथ, ये वास्तव में कैलॉग चर्च मसूरी लैंड और लैंग्वेज स्कूल से ही होती है। शिव जी ने सही कहा, मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ ही रहा था विश्वविद्यालय में मसूरी में, तो वहाँ वुडस्टॉक स्कूल में टॉम मोल्टर को सभी जानते हैं, उनके चाचा वहाँ पर प्रिंसिपल हुआ करते थे वुडस्टॉक के। तो उन्होंने कभी उमाशंकर सतीश जी के माध्यम से और हरिदत्त भट्ट शैलेश के माध्यम से, हरिदत्त भट्ट शैलेश दून स्कूल के अध्यापक थे, उनको सभी लोग जानते होंगे, तो उनके माध्यम से मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ जुड़ा कैलॉग के व्याकरण से। और वहाँ पर जो हिंदी सिखाई जा रही है 1905 से लगातार सिखाई जा रही है, और वहाँ पर तो मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगों को मालूम होगा, हिंदी बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। मेरी जो शुरुआत हुई है वहीं से मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चित्रंजन आज भी वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल है। तो मैं सिर्फ इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि भारत में कम लोगों को मालूम होगा कि लैंडोर लैंग्वेज स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। वहां से पता नहीं हजारों विद्यार्थी हिंदी सीख चुके हैं। अमेरिका के पता नहीं कितने विद्यार्थी वहाँ आकर के हिंदी सीख चुके हैं, यूरोप के भी। और मेरे जो यूरोप के छात्र जो सूत्र बंधा वो भी वहीं से, उसी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वहां से मुझे यहाँ आने का अवसर कुछ प्रोफेसरों ने, जो जर्मनी के जर्मन प्रोफेसर जो फ्राउ मैटर म्यूंस्टर में, और जो इधर लैप्सिक में भी मैं 1 साल रहा, तो वहां भी इनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो तीनों व्याकरण पर जब हम देखते हैं तो तीनों जो हैं वो जो कारक हैं वो लगभग एक ही तरह से चलते हैं। वो 6 कारकों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, संवदवाचक और अधिकरण, और जो संबोधन है उसका भी प्रयोग हो रहा है। तो ये दिलचस्प है, इसकी जो एनालॉजी है वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। मैं उस पर अपनी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर ये एक स्लाइड जो दिख रही है। मैं आपको जो मूल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हमारे जो अनुबंध है हैम्बर्ग विश्वविद्यालय का, उपसला विश्वविद्यालय का और दूसरों का, वो ये है कि जब तक हम इसको प्रकाशित नहीं कर पाते तब तक हम उसको ज्यादा कहीं दिखा नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका मुख्य कारण ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो ये खास करके डेटूर के व्याकरण से ये सब आपको दिख रहा है, ये नॉमिनेटिव, जेनेटिव, डेटिव, एबिलेटिव एंड जो एक्यूजेटिव, उसका क्रम भी अलग अलग है, आप देखेंगे। तो ये खास था लैटिन। प्रोफेसर राम प्रसाद जी,
जी जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ, आपके पास 2-3 मिनट हैं सारांश के लिए, ठीक है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो टेबल है वो मेरी है और जो दूसरी तरफ ये सारे हैं। अब मैं जल्दी जल्दी उस पे आऊंगा कि एक सवाल आया था बीच में, किसी ने पूछा था कि भाई आप तो सिर्फ इतिहास पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि हम आगे जो होगा उस पर भी बात करें? बिल्कुल संभव है और हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हिंदी का नया व्याकरण लिखे जाने की आवश्यकता है। तो मेरा विचार यह है कि हाँ, बिल्कुल लिखे जाने की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ उस पर हमें ये ध्यान देना होगा कि जो पद्धति हो वो जो उस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम जो कुछ पहले हो चुका है और जो अभी नया विकास हो रहा है उसको बिल्कुल उस पर ध्यान न दें, और तरीके एक सिस्टम के अनुसार अगर हम उस पर चलें तो ये बहुत जरूरी बात है। एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, अभी किसी ने जो ये जॉन रैंडाल है, उन्होंने एक कैटलॉग तैयार किया है द लैंग्वेजेस ऑफ साउथ एशिया। तो उसमें दिलचस्पी है कि उसमें उन्होंने सिर्फ 2-4 जो लिखी गई हैं, जो यूरोपियंस के द्वारा जो लिखे गए व्याकरण है, उन्हीं का जिक्र किया है हिंदी में, और कोई दूसरे व्याकरण इसमें समाहित नहीं हुए हैं। तो ये एक तरह से क्या कहना चाहिए, एक मैं कहूँगा कि आगे के लिए हमारे लिए एक प्रश्न है, विचार है, और इस पर काम हो तो बिल्कुल मेरा और मेरे जो दूसरे साथी हैं, हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और कुछ कम मायनों में कर भी रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गया, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भट्ट साहब जी। अभी जो है कि एक बार आप सबों के लिए जोरदार तालियां, आप दोनों के लिए, विशेषकर कविता जी और भट्ट जी के लिए। बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, दिलचस्प जानकारी, लेकिन दिलचस्प शैक्षणिक नजरिए से, और कैसे कैसे जो है भाषा जो है, हाँ, हिंदी खासकर कैसे कैसे हिलोरे लचकोरे खा रही है, और कैसे कैसे उसको योगदान सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि हिंदी मातृभाषियों से प्राप्त हो रहा है, गैर हिंदी मातृभाषियों ने भी काफी योगदान दिया है उसको अपने तरीके से सीधा टेढ़ा गोल करने में, है ना। तो इस बीच में जो भी हमारे दर्शक और जो भी भाग लेने वाले लोग हैं, कोई सवाल उठाना चाहें तो सवाल के बारे में सोचते रहें, उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस बीच में प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा, जो कि महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय के, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने शब्द रखें, और इनके वक्तव्य के बाद हम लोग कुछ एक प्रश्न ले सकते हैं। जी, प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा जी। आप अपने आप को एक्टिवेट कर पा रहे हैं? हाँ जी जी जी, धन्यवाद शिव जी। और आज एक बार फिर आप लोगों से जुड़कर प्रसन्नता हो रही है, और मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ। डॉक्टर कविता वाचक नवी जी को बहुत दिनों बाद मैं सुन रहा हूँ, और भारत के बाहर किन विशेषणों से नवाजूंगे मैं। ये भाषाविद हैं, संस्कृतविद हैं, आचार्य हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और व्याकरण को लेकर इतनी पुरानी चीजें जिसे हम लोग या तो भूल चुके हैं या हमें जोर जबरी भुला दिया गया है। 11वीं 12वीं सदी में हिंदी की बोलियों की चर्चा इस मंच से हो, ये बड़े आश्चर्य का सृजन। और राम प्रसाद भट्ट जी ने तो बिल्कुल, मुझे लगा कि हिंदी व्याकरण के ये मैक्स मुलर होंगे जर्मनी में रह के, इतनी बड़ी बात। और इनके लिए मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें, और प्रयोजन मुझे लगता है कि दौड़ में हमने व्याकरण की बहुत ही अनदेखी की है, और व्याकरण को दुरूह और कठिन मानकर अप्रासंगिक बनाकर हमने कहीं न कहीं से अपने से दूर छोड़ दिया है। जबकि बिना व्याकरण को जाने भाषा को जानना असंभव है। लेकिन जो फंक्शनल हिंदी, फंक्शनल अंग्रेजी के नाम पर गलत सही जो बोल दीजिए वही सही है, व्याकरण हमें दुरुस्त करता है, व्याकरण हमें अनुशासित करता है, और हम भाषा के प्रयोग में अनुशासनहीन हो गए हैं। इसलिए व्याकरण की तरफ लौटना होगा। जैसे बैक टू वेदास की बात हुई, उसी तरह से हमें व्याकरण की ओर लौटना होगा। और आज जिस तरह से शोधपरक दोनों, एक विदुषी और एक विद्वान, दोनों ने जिस तरह से अपने व्याख्यान रखे हम लोगों के सामने, मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन और भी हो भविष्य में, और तभी ये मंच सफल होगा।
और मंच जिन उद्देश्यों को लेकर के बना है, आगे बढ़ रहा है, हमें ढेर सारी उम्मीदें हैं इससे। और सचिवालय की ओर से दोनों वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करना, और जिन जाने पहचाने चेहरों को मैं देख रहा हूँ, पद्मेश जी की वही मोहक मुस्कान और अनूप भार्गव हिंदी के समर्पित, और थोड़ी देर पहले इमरे वंगा को देख रहा था मैं, और सबसे पुराने जिन्हें हम गांव में बर और पीपर के रूप में जानते हैं, नारायण कुमार को मैं देख रहा हूं और यहाँ से प्रणाम निवेदन कर रहा हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं चाहूंगा कि मैं बराबर निरंतर जुड़ता रहूं, और फिर एक बार दोनों वक्ताओं के प्रति हम एकदम कृतज्ञता निवेदित करते हैं, प्रणति निवेदन संप्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय। और आपकी उपस्थिति भी हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दो सवाल हैं, लेकिन उस सवाल को उठाने से पहले ये कामता प्रसाद गुरु जी की किताब है, और अपनी किताब में भूमिका में ही लिखते हैं यहाँ पे कि पूर्वोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बांग्ला और गुजराती व्याकरणों से कहीं कहीं सहायता ली गई है। तो ये बहुत, इसमें और भी बहुत ऐसे उन्होंने वाक्य लिखे हैं जो अभी पिछले के सम्मेलनों में बात हुई थी, और अभी भी जो बात चल रही है, जो भाषाओं की जो लड़ाई कई बार जो कृत्रिम रूप से पैदा की जाती है भारतीय भाषाओं के संदर्भ में, यहाँ पे खुद कामता प्रसाद गुरु जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ठीक है, हम यहाँ व्याकरण लिख रहे हैं, लेकिन इस व्याकरण को लिखने के लिए जो हम संरचना तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ और विशुद्ध हिंदी या देवनागरी या संस्कृत से नहीं आ रही है, बल्कि वह दूसरी सहभाषाओं से, सहभाषा का जो शब्द का जो राहुल देव जी ने पिछले सम्मेलन में किया था। तो ये अपने आप में इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो बातें हैं जो हमारे विशेषज्ञ कह गए हैं या कह रहे हैं, उसको भी आगे हमें प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है। कोई छोटी मोटी जो भाषाओं के बीच में मनमुटाव की बात होती है, वो इतनी दूर तक निकल जाती है, जो उन मनमुटावों को बिल्कुल कम करने के लिए जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो बातें छिप जाती हैं। तो वो भी आना चाहिए। और आज दोनों विशेषज्ञों ने जिन बातों पे जोर दिया, तो उन बातों में भी ये दिखता है कि कैसे हम जो है तुलनात्मक अध्ययन के जरिए या ऐतिहासिक अध्ययन के जरिए हिंदी के कई रूपों प्रारूपों के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो जिसपे भी काम काफी हो सकता है और उसमें पुर्तगाल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, वो है कि अभी मैं यहाँ के अभिलेखागार से, कोरोना काल शुरू होने से पहले हमारी एक मीटिंग थी और साहित्य अकादमी के लोग भी यहाँ आए हुए थे भारतीय दूतावास की तरफ से। तो उस दौरान उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि पुर्तगाल के अभिलेखागार में करीब 10 लाख ऐसी पांडुलिपियां पड़ी हुई हैं जिनके बारे में कोई खोज नहीं हुई है। उनको पता भी नहीं है कि ये हिंदी में है, बांग्ला में है, उर्दू में है, गुजराती में है, या दक्षिण भारतीय भाषाओं में है, द्रविड़ियन भाषाओं में है, तमिल में है, तेलुगु, उनको पता ही नहीं। उन्होंने क्या किया, वो पूरे एक सेक्शन उन्होंने बंद करके रखा हुआ है और बस उन्होंने उसका नाम दे दिया है ईस्ट। अब ईस्ट तो चाइना भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास विशेषज्ञ नहीं है जो इन लिपियों को पहचान सकें, जिसके आधार पे हम इसको डिजिटल रूप में लाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करा सकें, जिससे कि शोध को गति मिल सके। तो ये भी कुछ एक कार्य हैं जो भारत सरकार के जो कई संस्थान हैं उनके माध्यम से, क्योंकि जो पुर्तगाल सरकार के और पुर्तगाल का जो अभिलेखागार है मुख्यतः, और दिल्ली में जो आर्काइव हैं, उन दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। तो समझौते हैं सरकारी स्तर पर, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो शायद जो है कि पुर्तगाल के शोधकर्ताओं को भी उतनी जानकारी नहीं, यूरोप के शोधकर्ताओं को भी शायद उतनी जानकारी नहीं है, और भारत में भी यही स्थिति है। तो शायद इसको अगर हम इन जानकारियों का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान कर सके, तो इस एक नया क्षेत्र होगा जिसको हम काफी गति दे सकते हैं। दो तीन वाक्यों को कह के हम इस सत्र को समाप्त करेंगे, क्योंकि अगला सत्र भी शुरू होना है और मैंने कहीं देखा कि हमारे अगले विशेषज्ञ वक्ता इमरे जी भी पहुंच चुके हैं। तो एक जो खासकर जो जहां तक मैं जानता हूं, जहां जिस पे कुछ काम हो चुका है, कि कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं पे, खासकर तमिल का पहला जो व्याकरण लिखा गया वो एक पुर्तगाली के द्वारा लिखा गया, फादर एंटोनियो अगिलार के द्वारा, और वो करीब 16वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी के करीब अंत में।
और वो पांडुलिपि आज भी वेटिकन में उपलब्ध है। उसके अलावा जो है खासकर फ्रांस में इस पे काफी काम हो रहा है। एक जो है कि पेड्रो प्रोवेंसा जो है उनके ऊपर काफी काम किया है जियान लुक ने, तो उन्होंने भी जो है लेकिन इसमें फिर से जो हिंदी के जो विदेशी विज्ञान विशेषज्ञ हिंदी के विदेशी विशेषज्ञों ने जो काम किया है और पुर्तगाली वाले में जो काम हुआ उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि पुर्तगालियों ने उनकी लिपि नहीं छोड़ी। तमिल में उन्होंने लिखा, उस किताब का नाम है आर्ट तमूलिका, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट को भी जो कि ज्यादा मुश्किल एक तरह से लिपि है देवनागरी से अगर हम तुलना करें तो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उपलब्ध है। तो एक सवाल आया है यहाँ पे और जिसको मैं दोनों के समक्ष रखता हूँ, दोनों विशेषज्ञों के समक्ष, कि कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण पर उनके पूर्ववर्ती व्याकरणों का क्या प्रभाव पाते हैं? ये प्रश्न आया है सूरज जी के तरफ से। जी मैं बोलूं या? हाँ जी आप बोलिए, आपके पास 2 मिनट है, फिर 2 मिनट कविता जी के पास। देखिए, कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण 1920 में लिखा गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे, अगर आप जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे दूसरे व्याकरण लिखे गए हैं और अगर आप सही ढंग से अगर विश्लेषण करेंगे, भाटिया तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि 400 व्याकरण उपलब्ध है। 400 व्याकरण उपलब्ध है। छोटे बड़े ये बात अलग है कि किसने किस रूप में लिखा, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से विश्लेषित करते हैं 400 व्याकरण है। तो निश्चित तौर पे गुरु पर बहुत प्रभाव पड़ा है। गुरु तो योग भी करते हैं, जो आप क्या करना चाहिए, जो संज्ञा की जो जिस तरह से काम करती है वहाँ, उसी तरह से यहाँ भी है। और जो ग्रुपिंग है, जो वर्ग है, जैसे आज अगर आप देखेंगे जो संज्ञा है वो 5 अलग अलग तरह की है। आप ए एंडिंग है, ई एंडिंग है, कॉन्सोनेंट एंडिंग है, वगैरह वगैरह। वो 5 पुरुष लिंग में भी 5 है, स्त्रीलिंग में भी 5 है। वो सिर्फ एक फर्क हमें दिखता है कि जो छोटी ई की मात्रा है, जैसे कवि, वो हमें पहले नहीं मिलता है, वो बाद में कहीं किसी वजह से संभवतः आया होगा। और एक चीज और है कि जो आजकल बहुत लोग बोलते हैं आप हो, ये आपको 17वीं सदी में मिल जाता है नीचे को। ये टूर ने आपको एक मतलब एक वचन के रूप में रखा, बहुवचन में नहीं रखा है, क्योंकि आपकी भी वो जो दूसरी कहीं और दूसरा रूप देते हैं। इसी तरह से आप अगर सितारे हिंद का व्याकरण देखेंगे, वहां भी आपको इस तरह के दूसरे रूप मिलेंगे। हाँ, जो आधुनिक हिंदी व्याकरण है उसके लिए कामता प्रसाद गुरु को बहुत ही उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है उसको उसमें जोड़ा, इसलिए। लेकिन उन पर निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ा है दूसरे व्याकरणों का, खास करके सितारे हिंद, कैलोग और जो दूसरे गिलक्रिस्ट, उनका व्याकरण भी भारत में उस समय लोगों को जानकारी थी उनके बारे में। और ग्रियर्सन ने इतना काम किया है, सभी को मालूम है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कविता जी आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी? आपकी आवाज। नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि कामता प्रसाद से पहले की भी एक परंपरा है जिसमें विद्वानों ने उन्हीं भाषा रूपों पर विभिन्न व्याकरण लिखे हैं। इस परंपरा में पंडित श्री लाल हैं, राम जसन हैं, शीतल प्रसाद गुप्त हैं, हरि गोपाल उपाध्याय हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अयोध्या प्रसाद खत्री, दीनानाथ डे, बाबू श्याम सुंदर दास, गंगा प्रसाद, बद्री नारायण सिंह, कन्हैया लाल उपाध्याय, रामावतार शर्मा आदि के व्याकरण इस श्रृंखला में देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अपनी भूमिका में भी जो है कि कामता प्रसाद गुरु जी ने इन कई नामों का जो है वर्णन भी किया है, खासकर राजा शिवलाल जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर सवाल नहीं है तो आज की इस श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं। और एक बार पुनः धन्यवाद वैश्विक हिंदी परिवार और विश्व हिंदी सचिवालय, और व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष माननीय अनिल जोशी जी को, और विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को। साथ में सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनका भी बहुत बहुत आभार। कुछ